सेल्फ उमंग लाटा और मैं आप सभी का विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री के अपन आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने ये देखा था कि आप साइंस ले रहे हो तो अपन ने डिस्कस की थी, थोड़ी सी बात की थी कि मतलब क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो अब देखो सीन ये है कि आपने मैथ साइंस ले लिया, अब मैथ ली या बायो दोनों ही कंडीशन में आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है। केमिस्ट्री पे आपकी कमांड बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इन फ्यूचर केमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो केमिस्ट्री का आज अपन स्टार्ट करेंगे। पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज केमिस्ट्री। मेरा एक सुझाव है कि आप ऑल्दो यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट आप इंग्लिश की थोड़ी सी टर्म जो है जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आगे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी वेरी यूजफुल। ठीक है, क्योंकि हिंदी के कुछ एक टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आगे, क्योंकि साइंस की पढ़ाई पहले इंग्लिश में हुई थी एंड देन इट ट्रांसलेट टू हिंदी। सो इंग्लिश टर्म इज आल्सो यूजफुल। ओके, और ये तो कमांड ही होगी कि आप दोनों लैंग्वेज में पढ़े। इट्स योर बिकम अ टैलेंट कि आप दोनों लैंग्वेज में पढ़े। तो अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन रसायनों का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द स्टडी ऑफ द केमिकल्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा समझने आए ऐसी लैंग्वेज में अपन बात करते हैं कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन पदार्थ का अध्ययन करते हैं। जैसे पदार्थ बोले तो कोई वस्तु, कोई भी एक वस्तु, जैसे ये चौक है तो ये भी एक क्या है, वस्तु है। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान। प्लस इसका अध्ययन ये किस किस से मिलकर बना है। जैसे ये चौक है वो चूने से बना है, तो पदार्थ और पदार्थ के संगठन, पदार्थ के संघटक बोलते हैं इसको। मतलब जो चूना है इसका संघटक अवयव है जिससे ये मिलकर बना है, तथा पदार्थ के गुणों का अध्ययन। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों और पदार्थ के संघटकों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है या केमिस्ट्री। तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के संघटक। एवरी कंपाउंड, कोई भी एक वस्तु, जैसे ये चौक हुई, ये डस्टर हुआ, एवरीथिंग इज अ पदार्थ। कोई भी एक वस्तु है जो पदार्थ है। पदार्थ बोले तो अपन जिसको अपन जो कोई भी एक चीज जो स्थान घेरे वो पदार्थ है। ठीक है, तो उसी पदार्थ उसके संघटक, उसके गुणों का अध्ययन केमिस्ट्री है। ठीक है, अब केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है अपने दैनिक जीवन के अंदर। क्या क्या अपनी इंपॉर्टेंस होती है इस केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल सा उदाहरण लेते हैं, पानी का उबलना, ठीक है, बर्फ का जमना, ओके, एंड बिजली का कड़कना, बारिश का होना, ये सभी जो है, इन सभी चीजों का अध्ययन केमिस्ट्री में किया जाता है। आपके आसपास जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी साइंस से रिलेटेड है और उन्हीं को अपन ने ब्रांच में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आप इस चौक का बनना भी, उसमें भी एक केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जैसे चूने का यूज हुआ है, दैट इज ऑल्सो है केमिकल, वो भी एक रसायन है जिससे इस चौक का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये अपन
इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, आपको पता है, ठीक है, जैसे टाइम टू टाइम जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो, उसका जो भी अध्ययन है दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री, ठीक है। आपको सबको पता होगा, आपने पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ा है कि ओजोन लेयर जो अपने समताप मंडल में स्थित है, अंटार्कटिक वाले रीजन पर उसका अपक्षय होना चालू हो चुका है, ओजोन 6 जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर, यू ऑल नो अबाउट दैट, ओजोन लेयर का अब क्षय होना चालू हो चुका है। रीजन क्या है उसका? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी भी पूरी एक मैकेनिज्म है, अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर का क्षय होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो द केमिस्ट्री, हर चीज, आप चाहे एक सुनार सोने को पिघलाता है, वो भी केमिस्ट्री है। एक किसी एक धातु को दूसरे रूप में बदलना, ठीक है, आभूषणों का बनना, ठीक है, सीमेंट से अपन जो ईंटों से अपन घर बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री। ईंटों को पहले कच्ची ईंटें होती हैं, देन उसको अपन जो है दहन करके, उसको थोड़ा बर्न करके, उसको फिर पक्की ईंटें बनाते हैं। लोहे के भी कई फॉर्म्स होती हैं। सो बेसिकली ये जो आज अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इन द मॉडर्न फॉर्म, ये ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ अभी इसका ज्ञान हुआ है, बहुत पहले के टाइम से अपन केमिस्ट्री का ज्ञान अपने पास है, या अपने पास साइंस का ज्ञान है। नहीं तो साइंस का ज्ञान क्या, एक पहिए का आविष्कार, पहिए से गाड़ी का आविष्कार, दैट इज ऑल्सो, ये इट्स अ साइंस, ओके। तो जितनी भी अपनी दवाइयाँ हैं, जितने भी आज अपन ये एलोपैथी के अंदर जो मॉडर्न इंग्लिश दवाइयाँ जो लेते हैं, वो सभी क्या, उन सभी के फॉर्मूलाज क्या, केमिस्ट्री, वो सभी चीजें अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हायर स्टडीज के अंदर। सो एक ये जो अपना ये सब्जेक्ट है, ये नॉट इवन अभी के लिए, बल्कि 11th 12 तो इसका बेसिक नहीं है। आप इसका बेसिक स्टार्ट करते हो कहाँ से? जब से आपने साइंस पढ़नी स्टार्ट की है तब से आप एक चीज पढ़ते हो, पदार्थ। अब पानी का उबलना आपने सबने छोटी कक्षाओं से पढ़ा है, तो वो वहीं से आपके केमिस्ट्री की स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो आज अपन, ये तो कुछ केमिस्ट्री की जनरल बातें थी कि केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या अध्ययन करते हैं, क्या क्या, कहाँ से, आदिकाल से अपन साइंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपन आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट जो है वो अपन को और जनरल केमिस्ट्री, यानी कि जो सामान्य रसायन है, उसको समझने में मदद करेगा। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, केमिस्ट्री की क्या क्या नियम्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं, वो अपन इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने जाएंगे, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी चीज, जैसे मैंने भी बोला ना, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर पदार्थ, उसके संगठनों, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो आज पदार्थ क्या है अपन इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। कुछ जनरल नियम जो यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कई सारी ब्रांचेस हैं, तो वो सारे अपन इसमें आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। मैंने अपनी डेफिनेशन के अंदर जो मैंने केमिस्ट्री की बताई थी, उसमें मैंने यूज किया था कि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पदार्थ, ये इसको एक और नाम देते हैं द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव्य, ठीक है। इंग्लिश में मैटर, ठीक है। मतलब कोई भी वह वस्तु, आपके हाथ में कोई भी वह वस्तु, या जो आपके फोन से ये वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप से वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में पेन, पेंसिल, या कोई भी एक वस्तु जो स्थान घेरती है, मतलब जो कोई स्थान घेरती है,
ठीक है, या जिसका कोई द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ। मतलब कोई भी वह वस्तु, कोई भी वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। सॉरी, तो ये है पदार्थ कि कोई भी वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है क्या कहलाता है? पदार्थ। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो थी कि पदार्थ क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि पदार्थ को भी कई तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, कई तरह से निरूपित किया जाता है। ठीक है, दो मेन इसके निरूपण आते हैं, दो तरह से इसको डिवाइड किया जाता है विभिन्न फॉर्म्स की। ठीक है, तो दो इसके निरूपण आते हैं। पहला तो इसका आता है भौतिक निरूपण या भौतिक, मतलब भौतिक रूप से पदार्थ कितने भागों में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रासायनिक। इसके लिए अपन भौतिक और रासायनिक और भौतिक का मतलब क्या है? भौतिक जैसे जो चीज अपन आंखों से देख सकते हैं, जो चीज अपन विजुअल कर सकते हैं, जो चीज अपन देख रहे हैं वो भौतिक है। ठीक है, और रसायन है, रसायन के अंदर फिर वो फिर आपको वो थोड़ी अवधारणाएं या उसका केमिकल फॉर्मूला या देन उसके रासायनिक संगठन वगैरह देखने पड़ते हैं, तो वो रासायनिक है। ठीक है, सो भौतिक रूप के अंदर आप एक चीज और बोल सकते हो, पदार्थ भौतिक रूप के अंदर पदार्थ को जो है तीन अवस्थाओं के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, भौतिक रूप में पदार्थ को तीन अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। आप जानते होंगे ये जो अभी पदार्थ को भौतिक रूप से तीन अवस्थाओं के अंदर डिवाइड किया गया है, ठोस एक, दूसरा द्रव और तीसरा जो है वो गैस। ठीक है, पदार्थ को भौतिक रूप से तीन अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सॉलिड, इसको लिक्विड एंड दिस इज गैस। ठीक है, सो ठोस क्या होता है? अब इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठोस कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी वह पदार्थ जिसका एक निश्चित आकार होता है, जिसकी एक निश्चित शेप होती है, जिसका एक निश्चित आयतन होता है तथा जिसमें संघटक के कण या जिससे वो मिलकर के बना हुआ है वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, क्या कहलाता है? ठोस। ठीक है, तो ठोस के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली, अपन को तीन बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, जिसका आकार निश्चित, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, आयतन निश्चित। ठीक है, द्रव्यमान भी निश्चित होता है। मैंने आपको पदार्थ की डेफिनेशन में बताई थी ना कि कोई भी वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, कुछ स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ। तो यहाँ पे जो ठोस होता है, मतलब पदार्थ की इस अवस्था के अंदर इसका जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। और एक और चीज आती है कि इसमें जो पदार्थ के संघटक कण है ना, जिससे पदार्थ मिलकर के बना हुआ है, वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है, मतलब संघटक कण पास पास होते हैं, मतलब अत्यंत निकट होते हैं। ठीक है, तो ये चार है। इन्हीं देखो, आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित और संघटक कण पास पास होते हैं। जैसे अगेन वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस चौक। ठीक है, ये चौक आप किसी भी ग्लास में डालो, बाउल में डालो, चौक का शेप, चौक का आकार यही रहेगा।
उसका जो आयतन है वो भी यही रहेगा, इसका जो भार है, इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो भी यही रहेगा, प्लस इसके संघटक कण मतलब जिससे ये बना हुआ होता है वो भी पास पास रहेंगे। संघटक कण कैसे, जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे सपोज जो ठोस है, जैसे ये सपोज इसमें ठोस के कण हैं जैसे, तो ये एवरी ठोस कोई भी जैसे सॉलिड होता है ना, वो ऐसे छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स या फिर अपने अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जिससे जिन अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ होता है ना, अवयवी कण कोई भी हो सकता है, वो परमाणु हो सकता है, वो अणु हो सकते हैं, तो वो एकदम पास पास होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका आकार निश्चित होता है, ठीक है, एकदम पास पास होते हैं इनके अवयवी कण। ओके, सो देन ये तो हुआ ठोस। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे द्रव की। द्रव और ठोस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। आप ठोस का एग्जांपल ले सकते हो बर्फ, ठीक है, बर्फ को कंपेयर कर सकते हो ठोस के तौर पे, ठीक है। और द्रव है, अब द्रव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखिए। द्रव का भी जो आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित मतलब जैसे मैंने पहले बोला बर्फ को आप ग्लास में डालो या बाउल में डालो उसकी शेप वही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी का एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन द्रव के तौर पे, पानी को अगर आप उसमें बाउल में डालो तो वो उसकी शेप ले लेगा, मतलब उसके शेप ले लेगा, ग्लास में डालो उसकी शेप ले लेगा, मतलब उसका आकार क्या हुआ, अनिश्चित, ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठोस का भी निश्चित था, इसका भी निश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे होता है, अगर 250 ml पानी है तो ग्लास में अगर डालोगे तो भी 250 ml रहेगा, अगर आप उसको बाउल में या किसी अदर बर्तन में डालोगे तो भी 250 ml ही रहेगा, बस उसकी शेप चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट पोर्ट, ठीक है। एंड द्रव्यमान, तीसरा था अपना द्रव्यमान। द्रव्यमान भी जैसे ठोस में निश्चित था वैसे ही इसका निश्चित रहेगा, भार तो निश्चित ही रहेगा, भार चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद में चौथा पद लिया था संघटक कण या अवयवी कण जिससे वो मिलकर के बना हुआ होता है। तो ऐसा ही जैसे मैंने ठोस में देखा वैसे ही मैं बताता हूँ क्या होता है। ठोस में तो अवयवी कण एक दूसरे के पास पास थे, लेकिन द्रव में वो अवयवी कण या अवयवी कण परमाणु या कुछ भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, थोड़े दूर। अपेक्षाकृत ठोस की तुलना में संघटक कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ठोस की अपेक्षा संघटक कण दूर दूर, संघटक कण दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा जो संघटक कण है वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे गैस की, ठीक है। गैस के अंदर क्या है, देखिए गैस का आकार जो रहता है, आप अगर सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस को समझिए, या गैस सिलेंडर में नहीं तो नॉर्मल थोड़ा सा सिंपल वे में देखिए, आप जिस रूम में अभी बैठे हो उस रूम में भी ऑक्सीजन है, उसमें भी CO2 है, तभी तो यू कैन टेक ब्रेथ एंड यू कैन ब्रेथ आउट। ब्रेथ के आउट में आप CO2 छोड़ते हो और ऑक्सीजन को गेन करते हो, है ना। दैट रेस्पिरेशन इज एनी टाइम रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, श्वसन की क्रिया तो एनी टाइम चालू है। तो उसमें भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन अब आ क्या रही है, अब आप देख थोड़ी सकते हो गैस को, पानी और अदर बर्फ पानी इनको तो आप देख सकते हो, लेकिन क्या आप गैस को देख सकते हो। ऑक्सीजन विजिबल नहीं है, CO2 विजिबल नहीं है, और भी कोई भी गैस होती है तो वो विजिबल नहीं होती है, ठीक है। बस तो विजिबिलिटी नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि उनका एक कोई निश्चित आकार नहीं है। वो जैसे गैस के अणु हैं, जैसे आप इस कमरे में बैठे हो ऐसे दूर दूर बिखरे हुए रहते हैं, तो उनका कोई आकार नहीं होता। अगर आप उन्हें किसी
बर्तन में भरोगे, जैसे सिलेंडर में भरे हुए रहते हो, तो वो डिफरेंट मतलब ऐसे बिखरे हुए रहते हैं उसमें भी, ठीक है। उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि आकार को डिफाइन कैसे करोगे, जब आप देख ही नहीं सकते तो उसका आकार कैसे डिफाइन करेंगे अपन। सो गैस का आकार अनिश्चित रहता है, गैस का आकार जो है वो अनिश्चित रहता है। दूसरा था आयतन। अच्छा, आयतन अब आप सोचो, आयतन क्या अनिश्चित रहेगा या निश्चित रहेगा? आयतन जैसे किसी यू कैन टेक एग्जांपल अगेन ऑफ सिलेंडर का अगेन एग्जांपल लीजिए, उसमें कितनी गैस भरी हुई है उसकी मात्रा हमेशा लिखी हुई रहती है इन ml और इन मे बी लीटर, ठीक है। शायद मे बी 15.4 kg का वो आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लीटर में कन्वर्ट समथिंग 16 और 17 लीटर की वो एक गैस के सिलेंडर में गैस आती है, ठीक है। तो उसका आयतन निश्चित है। अब उस गैस को आप किसी अदर में ट्रांसफर करोगे तो उसका आयतन भी उतना ही रहेगा, भाई मात्रा तो उतनी रहेगी ना। तो इसीलिए कहते हैं कि गैस का जो आयतन है वो निश्चित रहता है पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं के अंदर उनका जो आयतन है निश्चित रहता है, ठीक है। द्रव्यमान, गैस का जो द्रव्यमान है वो भी निश्चित रहता है। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे बताया ना कि 15.4 kg समथिंग उसमें वेट होता है, तो वेट तभी होता है जब उसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो गैस का द्रव्यमान भी, अब उसको आप किसी अदर फॉर्म में मतलब किसी अगर और बर्तन में डालोगे तो भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, ठीक है। तो उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है। अब बात आती है संगठक कणों की। चौथा जो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं डिफरेंशिएट करने का, संगठक कण। तो यहाँ देखिए, जैसे इस पोर्ट में मैंने गैस ली, इस पोर्ट में मैंने क्या ली, गैस ली, तो यहाँ पे जो अवयवी कण है, यानी कि जो परमाणु या अणु जिससे भी वो गैस ली है या गैस के जो भी परमाणु होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा दूरी रहती है उनमें। तो अपन कह सकते हैं कि गैस के जो संगठक कण द्रव्य की अपेक्षा अत्यधिक दूर होते हैं, ठीक है। संगठक कण द्रव की अपेक्षा दूर होते हैं। अब इन संगठक कणों का तो देखो सीन ये है कि संगठक कण पास रहते हैं ठोस के अंदर। इसके कंपैरिजन आप ये देख सकते हो द्रव के तौर पे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर द्रव का बताओगे गुणधर्म इसका, कि ठोस की अपेक्षा संगठक कण दूर रहते हैं, लेकिन गैस की अपेक्षा पास रहते हैं, क्योंकि गैस में सर्वाधिक रहते हैं, ठीक है। तो अपन एक चीज देख सकते हैं, एक रिलेशन में आपको बता सकता हूं यहाँ पे कि जो परमाणुओं के बीच की दूरी है, यानी कि जो परमाणुओं के बीच की दूरी जिनसे मिलकर वो बना है, परमाणुओं के मध्य दूरी अगर पूछी जाए तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में, देन लिक्विड जो द्रव है उसमें, एंड देन सॉलिड। ये ऐसा रिलेशन पूछ लेता है जब आप हायर एग्जाम या हायर कंपटीशन एग्जाम जब भी देंगे, तो उसमें तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा गैस में, देन लिक्विड एंड देन गैस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आज अपन ने जाना, पदार्थ क्या होता है वो जाना, और केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन। आगे अपन पदार्थों को रासायनिक तरीके से विभाजित करेंगे कि वो किस किस फॉर्म में डिवाइड करता है। तब तक के लिए थैंक यू।